Our next topic is coarctation of aorta. इसमें क्या होता है कि aortic nerving होती है near the insertion of ductus arteriosus, and जो हमने पढ़ा था fetal life में होता है ductus arteriosus connection होता है between the pulmonary artery and aorta. तो जहाँ पे वो इंसर्ट करता है उस जगह पे अगर स्टेनोसिस है तो उसको हम बोलेंगे जक्स्टा डक्टल। अगर उससे पहले स्टेनोसिस होगी तो प्री डक्टल, और उसके बाद होगी तो पोस्ट डक्टल। प्री डक्टल ज़्यादा कॉमन इन्फेंट्स में होती है और पोस्ट डक्टल ज़्यादा कॉमन होती है अडल्ट्स में, और इसकी एसोसिएशन होती है विद बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। टर्नर सिंड्रोम के साथ हाइपरटेंशन मिलेगी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो कोल्ड होंगी, वीक और डिलेड पल्सेस होंगी, क्योंकि नीचे तो प्रॉपरली ब्लड जा नहीं रहा होगा और ब्रेकियोफेमरल डिले मिलेगा। जब कोलेट्रल्स बनेंगी इसकी आर्टरीज़ की तो उसकी वजह से रिब्स इरोड करेंगी। इसमें हमें एक्सरे पे नोस्ट अपीयरेंस मिलेगी। इसके अलावा इसकी एसोसिएशन में हार्ट फेलियर हो सकता है, बैरी एनेरिज्म और एओर्टिक रप्चर। उसके बाद परसिस्टेंट पल्मनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यू बॉर्न है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर बर्थ पल्मनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कम नहीं होती ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी इन दी पल्मनरी वास्कुलेचर। मेकोनियम एस्पिरेशन भी वजह हो सकती है, निमोनिया भी हो सकता है, तो इसमें हमें लेफ़्ट टू राइट शंट मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है और साइनोसिस हो सकता है, बट इसमें पल्सेस हमें इक्वल ही मिलेंगी। उसके बाद कंजेनिटल कार्डिक डिफेक्ट एनॉमलीज हैं कि की एसोसिएशन किस डिफेक्ट के साथ होती है। जैसे अगर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हमें वीएसटी एएसटी पीडीए मिलेगा। कंजेनिटल वेला की एसोसिएशन पीडीए के साथ होती है। डाउन सिंड्रोम में वीएसटी एएसटी मिल सकता है। डायबिटीज़ में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और वीएसटी हो सकता है। मार्फन सिंड्रोम में एओर्टिक डायसेक्शन एनेरिज्म या रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। लिथियम एक्सपोजर इज एसोसिएटेड विद एब्सटीन एनॉमली। टर्नर syndrome associated with coarctation of aorta and bicuspid aortic valve. Williams syndrome is associated with supravalvular stenosis, and 22q11 syndrome associated with the truncus arteriosus and नेक्स्ट इज़ हाइपरटेंशन। इसमें परसिस्टेंट सिस्टोलिक बीपी होगा मोर देन 130 या 130, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 80 या मोर देन 180। इस फैक्टर्स में एज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई सोडियम, एक्सेसिव अल्कोहल, टोबैको स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री। अब 90% जो है वो इसेंशियल होती है विदाउट एनी कॉज, एंड उसमें हमें इंक्रीज कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मिलेगी, और रिमेनिंग 10% जो है वो रिलेटेड होगी टू द रीनल या रीनोवास्कुलर डिजीजेस सच एज फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। और सबसे कॉमन जो है इसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, और इसमें हमें एक्सरे पे स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस मिलेगी रीनल आर्टरी की। अडल्ट फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। अब इसमें दो टर्म्स होती हैं, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और एमरजेंसी। इनमें सीवियर हाइपरटेंशन होगी मोर देन 180 ओवर 120, ब्लड प्रेशर होगा। डिफरेंस ये होगा कि अर्जेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, जबकि एमरजेंसी में होगा, जैसे कि एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है या हेमरेजेस हो सकते हैं, क्लैम्शिया हो सकता है, और इसका हम लिग्नेंट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाइपरलिपिडीमिया साइंस। सबसे पहले ज़ैंथोमास हैं। इसमें स्किन में जो है वो जो लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्लाक्स एंड नोड्यूल्स। तो जो आईलिड्स पे जो स्पेशली बनते हैं उनको वो हम बोलते हैं ज़ैंथेलाज्मास। उसके बाद अगर ये टेंडन्स में जाके डिपॉजिट हो जाएं इसको हम बोलेंगे टेंडिनस ज़ैंथोमास, और ये ज़्यादा कॉमन होते हैं इन फिंगर एक्सटेंसर्स एंड अकील्स टेंडन। उसके बाद अगर ये कॉर्निया में जाके डिपॉजिट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नियल आर्कस, या कॉमन होते हैं ये ओल्डर अडल्ट्स में, इसको हम बोलते हैं फिर आर्कस सेनिलिस। ठीक है, और अगर हाइपरलिपिडीमिया हो तो फिर ये हमें पहले भी मिल सकते हैं। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज़ की जो हार्डनिंग होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसकी एक कॉमन फॉर्म है। इसमें जो आर्टरीज इफेक्ट होती हैं वो इलास्टिक है और लार्ज और मीडियम साइज्ड मस्कुलर आर्टरीज होती हैं, और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स डिपॉजिट होते हैं वो इनर लेयर में होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा में। अब इसकी लोकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन होंगे एब्डोमिनल एओर्टा में, उसके बाद करोनरी आर्टरी, फिर पॉप्लिडियल आर्टरी, फिर कैरोटिड आर्टरी और फिर सर्कल ऑफ विलस।
मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन, टोबैको, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़, और नॉन मॉडिफाइबल में एज, मेल सेक्स, फैमिली हिस्ट्री और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस। सिम्टम्स में एंजाइना और क्लॉटिकेशन आ जाएगा। प्रोग्रेशन में देखें तो इन्फ्लेमेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। ये इन्होंने नॉर्मल आर्टरी दिखाई हुई है, इसका ल्यूमन है, एंडोथीलियम है और स्मूथ मसल है। सबसे पहले एंडोथीलियल सेल का डिसफंक्शन होगा, डैमेज हो जाएगी एंडोथीलियम, वहाँ पे मोनोसाइट्स आके एक्यूमुलेट होंगे, फिर फैटी स्ट्रिक फॉर्मेशन होगी। जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनगल्फ कर लेंगे एलडीएल को, एलडीएल लिडन मैक्रोफेजेस बन जाएंगे, फॉर्म सेल्स बन जाएंगे, फैटी स्ट्रिक बनेगी। उसके बाद फाइब्रस प्लाक फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर स्मूथ मसल्स भी आ जाएंगे और फिर ये एक एथ्रोमा बन जाएगा। और कॉम्प्लिकेशंस में इस्कीमिया हो सकता है या फिर इन्फाक्शन हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम में क्या होता है कि लार्ज आर्टरीज़ में जो थ्रोम्बस बना होता है या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिस्प्लेस होकर स्मॉल आर्टरी में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पर एंड ऑर्गन डैमेज करवा देता है और उसमें फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और हमें जो बाकी साइंस मिलेंगे, गट इस्कीमिया हो सकता है, डिजिटल इस्कीमिया हो सकता है, लेकिन पल्सेस इसमें पाल्पेबल ही होंगी क्योंकि लार्ज आर्टरीज़ को तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसमें फिर हमें इन्वेसिव प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं। उसके बाद आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हार्डनिंग हो जाती है, वेसल्स की थिक हो जाती हैं आर्टरीज, और ये स्मॉल आर्टरी और आर्टेरियोल्स को अफेक्ट करती है। दो टाइप्स होती हैं, हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक, यानी जो हमें माइक्रोस्कोपी पे नज़र आती हैं, हिस्टोपैथोलॉजी पे। हाइलिन ड्यू टू डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होती है, जबकि हाइपरप्लास्टिक ड्यू टू सीवियर हाइपरटेंशन। इसमें थिकनिंग होनी है ना वेसल्स की, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लीक करके सब एंडोथेलियम में चली जाती है और हमें थिकनिंग मिल जाती है। जबकि इसमें क्या होता है कि सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन होती है और हमें आर्टरीज की थिकनिंग मिलती है और इस तरह से एक अनियन स्किन मिलती है। उसके बाद एओर्टिक एनेरिज्म मतलब कि डायलिटेशन हो जाती है एओर्टा की। अब ये थोरैसिक रीजन में भी हो सकती है और एब्डोमिनल रीजन में भी हो सकता है। थोरैसिक में सिर्फ मीडियल डिजनरेशन होती है, जबकि इसमें ट्रांसम्यूरल तीनों लेयर्स ही इन्वॉल्व होती हैं। और इसके इस फैक्टर्स में फिर एओर्टिक बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व आ जाता है, मार्फन सिंड्रोम और टर्शियरी सिफिलिस। और इसमें जो है वो टोबैको यूज़, मेल सेक्स और फैमिली हिस्ट्री। और इसमें क्या होता है कि जब वो रप्चर हो जाए ना तो हमें एक ट्राइड मिलता है, पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा, एक्यूट या फिर बैक पेन, एब्डोमिनल या बैक पेन, और रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन मिलेगी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, फ्यूजी फॉर्म होती है और एक सेकुलर। नेक्स्ट इज़ दी ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर। इसमें किसी भी ट्रॉमा की वजह से एओर्टा का रप्चर हो जाता है और सबसे कॉमन इसकी जो साइटा एओर्टिक इस्टमस होती है, यानी जहाँ से जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही होती है ना, उसके प्रोक्सिमली ये होता है एओर्टिक इस्टमस। और एक्सरे पे हमें वाइट एंड में डियास्टेनम मिलता है। एओर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है कि जो इंटिमा में जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल टियर आ जाता है, जिसकी वजह से एक फॉल्स लिमन बन जाता है। इसकी एसोसिएशन होती है हाइपरटेंशन के साथ, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल, मार्फन सिंड्रोम के साथ। सडन ऑनसेट चेस्ट पेन मिलेगी जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी। अनइक्वल बीपी मिलेगा दोनों आर्म्स में। एक्सरे पे वाइड एंड में डियास्टेनम। इसमें दो टाइप्स होती हैं, स्टैनफोर्ड ए और बी। और ए और बी में क्या होता है कि ए सेंडिंग डिसेंडिंग जो है वो दोनों इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो टाइप बी है इसमें इसमें डी बैक की क्लासिफिकेशन भी होती है, इसमें सिर्फ असेंडिंग इन्वॉल्व होती है। तो इन दोनों में जो है हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जबकि जो टाइप बी है उसमें सिर्फ डिसेंडिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स या वेजोडाइलेटर्स दे देते हैं। उसके बाद सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में क्या होता है कि सबक्लेवियन आर्टरी एक तरह से ब्लड चोरी कर लेती है, कहाँ से, वर्टिब्रल आर्टरी से। होता है इस तरह से है कि यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज ने लेकर जाना होता है ब्लड ब्रेन में। तो अगर इसकी रीजन से पहले पहले सबक्लेवियन आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाए ना, तो ऑब्वियसली फिर वो आर्म्स में तो ब्लड नहीं दे रही होगी। तो फिर क्या होगा कि जब भी कोई एक्सर्शन होगी आर्म में, तो ब्लड यहाँ से ऊपर जाने की बजाय ब्लड इधर आ जाएगा, यानी इस साइड की वर्टिब्रल आर्टरी ब्लड नीचे ले आएगी और आर्म में दे देगी, जिसकी वजह से हमें सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो कम मिलेगी जब भी कोई एक्सर्शन होगी। और फिर इसमें आर्म में हमें इस्कीमिया मिल सकता है और पेन मिल सकता है। दोनों आर्म्स में बीपी का डिफरेंस होगा मोर देन 15 mm ऑफ मर्करी। और एसोसिएशन में फिर वही आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या टाकायासु आर्थराइटिस हो सकता है।